दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के मर्जर को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ था। सीतापुर जिले के कुछ स्कूलों को मर्जर के खिलाफ कुछ लोग पहले हाई कोर्ट जाते हैं, सिंगल बेंच में सरकार के खिलाफ जो उनकी अपील थी उसको हाई कोर्ट सिंगल बेंच रिजेक्ट कर देता है। जब मामला डबल बेंच पे जाता है तो वहां सरकार की तरफ से दलील पूछी गई कि आपने किन नियमों के तहत इन स्कूलों का मर्जर करने का फैसला किया। तो सरकार के वकील ये बता नहीं पाए कि किन नियमों के तहत इन स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे भी स्कूल थे जिनमें छात्रों की संख्या 50 से ज्यादा थी। तो हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक का समय दिया और उसके बाद तब तक फिलहाल सीतापुर जिले के स्कूलों के उन 12-13 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी। उसके बाद मैंने तमाम कानूनी एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने कहा कि इस जो रोक लगाई उसके तहत पूरे प्रदेश में अगर हर जिले के लोग जाएंगे तो उनको अपने आप स्टे मिलता चला जाएगा। इस निर्णय के बाद स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था कन्नौज में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं वो पीडीएस स्कूल खोल दे। साहब देखिए, एक छोटी सी अपील, और ये कौन आदमी कर रहा है? जो आदमी 2017 से सत्ता में नहीं है, उस पार्ट और अपील की, और उस अपील के 48 घंटे के अंदर प्रदेश के कई जिलों से, ग्रामीण क्षेत्रों से रिपोर्ट आ रही है कि कई पीडीएस स्कूल खुल गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक अमेठी के जयमंगल यादव का वीडियो आया है। पूजा शुक्ला जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, जिनको कि योगी सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जेल भेज दिया था क्योंकि उन्होंने योगी जी की रैली का विरोध, किसी लखनऊ सिटी ज्यादा कुछ विरोध किया था, उस महिला को उठा के जेल भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी उस महिला के हौसले नहीं रुके। उसने आज पीडीएस स्कूल कई जगह खुल गया, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं ये रीलबाजी है। तो इसी मुद्दे पे मैंने मनोज यादव जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई जरा ये बताइए, आप हमारे साथ जुड़िए। तो जुड़ने के लिए तैयार हो गए। मनोज जी, पहली बात तो कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये तो रीलबाजी है, ये पीडीएस स्कूल सिर्फ 2-4 मिनट की रील बनाने के लिए चालू किए गए हैं, चल नहीं पाएगा। आप लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपके कार्यकर्ता रील बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आलोक जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपकी भाई, आपके हेलो। नेता की आवाज गांव गांव पहुंच रही है तो। हाँ। नहीं पाठक जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने जो मुद्दा उठाया वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और तमाम सारी परिस्थितियां इस ओर इंगित करती हैं कि जब कोई सरकार अत्याचार कर उस पे आपको कोई तो का मतलब है, आपने एक शब्द का एक टर्म प्रयोग किया कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए स्कूल खोल लिया या पाठशालाएं खोल ली। देखिए वो सिंबॉलिक रूप से है, सिंबॉलिक रूप से हैं। हमारे पास वो ऑथराइजेशन नहीं है कि हम कहीं पे कोई स्कूल खोल के शिक्षण कार्य शुरू कर सकते, लेकिन एज ए ट्यूशन, एज ए उन बच्चों को उनका मनोबल ना टूटे, उनके मनोबल में एक ताकत आए और उनको एक विश्वास हो कि आज की जो सरकार बैठी है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भगवाधारी व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, वो अगर पीड़ित समाज के नौजवानों पे, बच्चों पे, छोटे बच्चों पे, महिलाओं पे और तमाम सारी जनता पे हर तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसमें पूरी तरीके से उनके साथ हैं और उनकी आज सिंबॉलिक रूप से मदद कर रहे हैं। और जब सरकार बनेगी तो वो पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी
गैर सरकारी, और जिसको जिस तरीके से जिसका भला किया जा सकता है उस रूप में वो व्यवस्था करें। ये बात आपको भी पता है कानूनी तौर पे, और मुझे भी पता है, और दर्शकों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक दिन में कोई स्कूल नहीं खोला जा सकता। लेकिन हम इस सरकार को ये चिता सकते हैं, बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि अगर तुम हमारे नौनिहालों से उनकी किताबें छीनोगे। याद है आपको वो अंबेडकर नगर की घटना कि उस बुलडोजर हाँ, ने एक बेटी का कैसे कॉपी किताब बर्बाद कर दिया था, और वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी किताबें उठाने गई, और वो कितनी बातें वायरल हुई थी। और बात को राष्ट्रपति जी ने उस बच्ची को हौसला अफजाई करते हुए, इस सरकार का कोई व्यक्ति नहीं गया उस बेटी के पास कि सुनो, पीडीए समाज की बेटी, बहुत सारे विधायक हैं बीजेपी के, पीडीए समाज के हैं, पिछड़े हैं, यादव कम्युनिटी के भी। उसी अंबेडकर नगर के बगल में एक जौनपुर जिला है, उसके एक यादव मंत्री हैं, बीजेपी में विधायक हैं जौनपुर सदर से। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम उस बेटी की मदद कर दें। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद की, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बच्ची का आजीवन पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। तो समाजवादी पार्टी, अब चूंकि बहुत सारे बच्चों का मसला है, कोई इसमें दो चार बच्चे नहीं जिनका हम आर्थिक रूप से मदद कर सके, इसमें बहुत बच्चे हैं। तो सिंबॉलिक रूप से उनके माँ बाप को, समाज को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को ये मैसेज देने का काम समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सब मिलकर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। 1 साल की बात है बस। अगर आपके बच्चों की कोई किताब छीनेगा तो हम उनके सामने उनकी सत्ता छीन लेंगे, और आपके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। हम एजुकेशन को मुफ्त करना चाहते हैं, हम एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझ के बैठे हैं, जो लोग आज पाठक जी ये कह रहे हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, सबसे बड़े संगठन और सरकार के रूप में दुनिया में व्याप्त है, उनकी प्रसिद्धि है, वो लोग आज भारत के लोगों को अनपढ़ बनाने पे तुले हुए हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का। मैं ये बात बहुत पुरजोर तरीके से आपके चैनल के माध्यम से इस देश की आम आवाज तक कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है देश का, और दुर्भाग्य इस जनता का कि उन्होंने जिसको हीरा समझा वो कोयला भी नहीं निकला, क्योंकि कोयले से ही हीरे का निर्माण होता है। मतलब जिसको हीरा समझा वो कोयला भी नहीं निकला कि उसको जला देते तो कुछ तप के कुछ आग बन जाती और किसी के काम आ जाती, वो भी नहीं निकला। वो क्या निकला, उस शब्द का टर्म है, उस शब्द का प्रयोग मैं आपके डिबेट में नहीं करूंगा, लेकिन आपके दर्शक जान गए, वो किसी लायक नहीं निकले। वो हर चीज के ये जिस चीज में उनका फायदा था, उन्होंने जनता की तरफ से कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, या उसकी तरफ मुंह नहीं दिखाया, या उसकी तरफ मुंह नहीं फेरा कि हाँ तुम्हारा ये फायदा करा दे हम। अगर 5 किलो राशन दिया तो उसके बच्चे की एजुकेशन छीन ली, उसके बच्चे का रोजगार छीन लिया, उसकी बहन बेटी की सुरक्षा छीन ली, उसकी बहन बेटी की पेंशन छीन ली, उसकी बहन बेटी की आबरू लुटवा दी, और तो और उसके खेतों पे उनकी नजर हो गई, और तो और उनकी नौकरी, उनके रोजगार, उनकी मजदूरी पे उनकी नजर हो गई, और उनकी महंगाई दे के 5 किलो राशन दी। आप सोचो, कल्पना करो, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर पाठक जी आप देखेंगे तो सौदा 1,000 बनाम 5 रुपए का है। आप कल्पना करो कि 5 किलो राशन और दूसरी तरफ 995 रुपए का अधिभार जनता के सर पे डाल दिया। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जितनी बातें मैंने कही, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, छोटे बच्चे, सब के ऊपर क्या अधिभार डाला है, कैसे कैसे परिवारों को नष्ट नाबूद किया है। तो उस दबाव को कैसे जनता हैंडल करे। देखिए, कोई भी घटना घटित होती है, मैं नहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं किसी के यहाँ घटना ऐसी ना आए, लेकिन आप सोचो अगर किसी के बच्चे के मन में ये बात बैठ गई कि मेरी एजुकेशन अब बंद हो जाएगी, मैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में नहीं जा पाऊंगा पढ़ने के लिए, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं अपने घर से सोचता हूँ, मेरे बेटे को मैंने कहा कि बेटा आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, मेरी इच्छा है कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करो। आपको बताऊं कि वो बेटा मेरा तैयार नहीं हुआ।
उसने कहा नहीं पापा, मैं इसी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ और अपने इन्हीं दोस्तों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। मेरी जो इच्छा थी, उस इच्छा को मुझे दबाना पड़ा। मैं चाहता तो जबरदस्ती करके अपने बच्चे का उस स्कूल से नाम कटा के दूसरे स्कूल में कर देता। लेकिन मैंने वो बात मानी उस बच्चे की कि अगर उसकी मर्जी है, तो चाहे बोर्ड सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, कोई बात नहीं। वो पढ़ के होनहार बन जाएगा, अपना जीवन अच्छा बना लेगा, क्योंकि उसके अंदर नहीं वो मनोज, गट्स होने चाहिए। लेकिन मनोज मनोज जी आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन देखिए इस चीज को, इस मुद्दे को मैं थोड़ा देख रहा हूँ ध्यान से। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अगर किसी स्कूल में मान लीजिए 15-20 बच्चे हैं, और गांव का जो रास्ता, गांव के जो स्कूल होते हैं गांव के अंदर होते हैं, कई जगह क्या होता है कि टीचर खुद ही घर से उन लोगों को लेता आता है, बगल मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर होता है। अब दूसरे स्कूल में जो मर्ज हो रहा है, उसकी दूरी, उसके बीच में रास्ता ना कैसा है, बरसात के समय आप देख ही रहे हैं सड़कों का कितना बुरा हाल है। तो इस चीज पे आप लोगों ने पुरजोर आंदोलन नहीं किया। एक चीज तो ये है कि आप मैं आपके, आप भले असंकेतिक है, आपकी ईमानदारी को मैं आपकी ईमानदारी की मैं बड़ाई करता हूं कि आपने कहा कि भाई ये स्कूल जो चला है सांकेतिक रूप से चलाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म उसको चलाना मुश्किल है, लेकिन एक संदेश तो गया ना। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी कि बच्चे स्कूल में गए ड्रेस पहन के, स्कूल बंद था, रोने लग गए। और ज्यादातर सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। तो देखिए, भाई आपका सवाल बहुत अगर विपक्ष का काम क्या होता है कि सरकार गलत ट्रैक पे जा रही तो उसको आप जन आंदोलनों के जरिए रोके, कोर्ट के माध्यम से रोके। देखिए, कोई भी ऐसा रास्ता पाठक जी जो बनाना जाना चाहिए, वो रास्ता समाजवादी लोग बनाएंगे। बहुत सारी चीजें, बड़े सारे सवाल उठते हैं। जन आंदोलन एक मुद्दे पे किया जा सकता है, दूसरे मुद्दे पे किया जा सकता है। इस सरकार के तो इस तरह के काम है पाठक जी कि हर मुद्दे पे जन आंदोलन करना पड़ेगा। तो नहीं, आप अब सोचो, आपके देश आपके की नेता जनता, का एक विजन मिनट, बड़ा बढ़िया मैं है ना आपकी बात भाई। पूरी कर लूं। हाँ बोलिए। देखिए, मैं राजनीति निश्चित तौर पे बड़ा एक कठिन रास्ता होता है, इतना आसान नहीं होता है कोई चीज सोच पाना। जन आंदोलन भी होगा, और जन आंदोलन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए। लेकिन एक स्पष्ट बात हम आपको बता दें कि ये सरकार हर मुद्दे को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए बाध्य करती है। आप किसी भी आंदोलन को कितने दिन तक चला सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल। इससे ज्यादा किसी आंदोलन को नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आप कल्पना करो, राजनीतिक दल हैं, हमको सारी चीजें करनी है। अगर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बूथ स्तर से लेके सेक्टर, जोन, विधानसभा, ब्लॉक, उसी में जितना भी जिलावार है, मंडलवार है, उन सबको अगर मजबूती नहीं की जाएगी। बीजेपी तो चाहती है, बीजेपी के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जनता को विश्वास होना चाहिए। अब जन आंदोलन करने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पीछे बहुत स्पष्ट रुख है। किसानों ने, कई स्टेट के किसानों ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया, तो उसमें सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। एक स्टेट उत्तर प्रदेश है, जहां पे एजुकेशन का वो सिस्टम बदलना चाह रहे हैं। दूसरे स्टेट में मान लीजिए बिहार है या मध्य प्रदेश है, वहां का सिस्टम नहीं बदलना चाह रहे हैं। तो वो मुद्दा देशव्यापी नहीं बन पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर एक मुद्दे को आप बचा भी ले जाओगे, बचाने से मेरा अभिप्राय है कि विपक्ष के लोग पूरी ताकत लगा के उस पर सरकार को पीछे ढकेल देंगे, तो दूसरा मुद्दा खड़ा कर देंगे। तो उसका चारा एक ही अब बचा है, ये सत्ता हटनी चाहिए। अगर ये सत्ता नहीं हटेगी, तो आप एक मुद्दे को बच जाएंगे, दूसरा मुद्दा ले आएंगे। नहीं मनोज आपको भाई, मैं मेरी कितने बात उदाहरण दे समझिए। सकता हूं। आपकी बात बिल्कुल, चुनाव तो अभी मार्च 2027 में है, जनवरी से शुरू होगा, मार्च तक चलेगा 2027। अभी मान लीजिए कि 17 महीने करीब बाकी है चुनाव में। लेकिन 17 महीने अगर छोटे बच्चे के, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, जो 6 साल, 7 साल, 8 साल का, अगर उसमें से बहुत से बच्चे, क्योंकि पता नहीं कितने स्कूलों का आंकड़ा है, कोई 5,000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 27,000 बता रहा है। और जब मैंने उस वकील से बात की, जो वकील एक वहां पे उस रूम में था हाई कोर्ट में, तो बता रहा था कि जब हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि आप जरा वो आदेश बताइए जिस आदेश के तहत मर्जर हो रहा है, तो कोई आदेश ही नहीं ले आ पाए।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी विधानसभा सत्र होने वाले हैं, आपके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो शिक्षा अगर आप बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं दे पाएंगे साहब, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। देखिए अगर पाठक जी, ये सवाल आपको बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाकर उससे पूछना चाहिए। सर वो मेरे हम साथ नहीं आएंगे, मेरे साथ इस बैठने को सरकार, तैयार नहीं होंगे। ठीक है, देखिए पाठक जी बिल्कुल सही, आपके तीखे सवाल के सामने वो नहीं बैठेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सरकार से हर उस मुहाने पे लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रही है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा है? आपको कहीं कांग्रेस दिख रही है? मेरे गठबंधन में है, लेकिन क्या आपको कहीं कांग्रेस दिख रही है क्या? आपको नहीं दिख रही है। उससे बेस्ट कहना नहीं चाहिए। आप पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे स्कूलों में संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार कई सारे स्कूलों में मैंने देखा वो काम कर रहे हैं। कहीं बसपा दिख रही है क्या? कहीं बसपा दिख रही है क्या? क्या बसपा के लोग कहीं किसी स्कूल के सामने जाके कुछ कर रहे हैं क्या? अरे भाई या तभी तो और जो आपको, चवन्नी अठन्नी टाइप के जो संगठन बने हुए हैं सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनका क्या है? क्या वो कहीं पे कोई विरोध करते नजर आ रहे हैं क्या? लड़ तो समाजवादी पार्टी रही है। और इसके लिए लड़ रही है कि हम हर चीज के माने मुद्दे नफा नुकसान को समझते हैं, लेकिन इतना हम दावे से कह रहे हैं कि हम जन आंदोलन करेंगे, उसका भी समय निर्धारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सरकार को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आप जन आंदोलन करोगे, आपके साथ चौखंबा राजनीति में कोई नहीं है। मेरी बात आपको हो सकता है एक पल के लिए पाठक जी बुरी लग जाए, कोई नहीं है हम लोगों के साथ। ना विधायिका है, विधायिका में हम लोग जितनी विपक्ष की संख्या उसी के हिसाब से, ना न्यायपालिका है, ना पत्रकारिता है, और ना ही कार्यपालिका है। कोई नहीं हम लोगों के साथ है। आप देख लो उठा के आंकड़े। अगर आप कह रहे हो कि माननीय हाईकोर्ट में ये एक सीतापुर के लोग गए, उनको स्टे किया, ये किया, माफ करिएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं न्यायपालिका के सामने अपनी बात कहने से पहले, और आपके दर्शकों से भी माफी मांगता हूं। ये बात नहीं हुई। उस न्याय की गद्दी पे बैठे जजों को अगर सोमोटो लेने की हिम्मत और ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के दम पे जो न्यायाधीश बन गए, एजुकेशन अगर उनके माँ बाप उनके स्कूलों में उनको ना मिली होती तो न्यायाधीश न बन पाते। और देश की शिक्षा व्यवस्था का जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की, उतनी जिम्मेदारी न्यायपालिका भी की भी है। सिर्फ उनको कानून की समीक्षा करना नहीं है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका संज्ञान लेना भी है। आप बताओ कितनी डिबेट्स हुई। आप अपने आप को पत्रकार मत गिनना, माफ करना, मैं बार बार बात कहता हूं, ये यूट्यूब पे चैनल चलाने वाले लोग पत्रकार नहीं है, ये जन आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये सरकार से विपक्ष की तरह लड़ने वाले लोग हैं। पत्रकारिता कहाँ है भाई? वन साइडेड बात हो गई ना। आपको भी प्रताड़ित किया सरकार ने, आपको भी आपके काम को इफेक्ट किया सरकार ने, तो आप तो जन आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में है, आप पत्रकार नहीं रह गए। आप तो खुद संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार की ऐसी कूटनीतियों से, ऐसी तमाम सारी नीतियों से जो समाज के खिलाफ हैं। तो हम तो आपको अपना विपक्ष, अपना साथी मानते हैं, लेकिन पत्रकारिता, न्यायपालिका, ये एक बैलेंस चीज है। सरकार की भी बात को कहते हैं और विपक्ष की भी बात को पूरा सम्मान देते हैं। कहाँ पे हो रहा? तो नहीं नहीं हम मैं इतना आपको, जानते हैं, जन आंदोलन हो या ना हो, लेकिन लोगों के मान सम्मान, लोगों के स्वाभिमान, लोगों की जो अधिकार है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। सदन से लेके सड़क तक लड़ रही है। हम इस सरकार की जितनी भी नींव की ईंटें हैं वो उखाड़ के हिलाएंगे नहीं, उसको चरमराएंगे नहीं, उखाड़ के नस्तो नाबूद कर देंगे, ये वादा है हमारा। अच्छा एक विवाद आज जी। एक आज मीडिया में खबर चली कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उस पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि सबसे वो सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और एक बात उन्होंने और बोली कि वो अंदर ही अंदर एक सुरंग खोद रहे हैं। तो चूंकि अखिलेश जी से तो आज मेरी बात नहीं हो पाई, ना हो पाई क्योंकि दिल्ली बैठे हुए हैं। ये कौन कहां से सुरंग खोद रहा है, ये थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं मैं। कहाँ की सुरंग तो खोदी जा रही है आदरणीय लखनऊ से? राष्ट्रीय देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही बहुत सोच समझ के कही है और उन्हें भी मालूम है
वो लखनऊ से सुरंग खोद के दिल्ली की तरफ जा रही है। गोरखपुर की तो बात अब नहीं कर पता रहे नहीं थे। हापुड़ तक पहुंची है। नहीं नहीं, हाँ नहीं, उधर नहीं जा रही, उधर नहीं जा रही। गोरखपुर की तरफ सुरंग से नहीं जाएंगे, गोरखपुर की तरफ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जाएंगे, वहीं पे अंतिम विदाई हो जाएगी और विदाई देके काम खत्म हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, वो सुरंग दिल्ली की तरफ खोदी जा रही है और नो डाउट अभी उत्तर प्रदेश के ही रेंज में वो सुरंग है, अभी दिल्ली की तरफ नहीं पहुंची है। लेकिन ये तय है कि सुरंग खोदी जा रही, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी को। वो अपनी पार्टी के खिलाफ सुरंग खोदें, वो प्रधानमंत्री बन जाएं, वो सरसंघ संचालक बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो उनका अपना निजी विषय है, वो उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा दिन तक आप मुख्यमंत्री रह लिए तो क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में बड़ी हो अगर किसी राज्य की, तो क्या वो उत्तर प्रदेश है क्या? सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं मिटी है तो क्या वो उत्तर प्रदेश है क्या? सबसे ज्यादा अगर नौजवानों को रोजगार मिला हो तो क्या वो आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं क्या? सबसे ज्यादा अगर लोगों को हक अधिकार सुरक्षित किए गए हों आम जनमानस के, तो क्या वो उत्तर प्रदेश है क्या? सबसे ज्यादा अगर रेप ना हुए उत्तर प्रदेश में, तो मैं मानता कि सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रह के योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कर लिया। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूलों को बंद ना किया गया होता, तो मैं मानता कि योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने से उत्तर प्रदेश का भला हो गया। और सबसे बड़ी बात अब कहने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर रामपथ अयोध्या में दारू के ठेके ना खुलवा देते, 12 किलोमीटर में 12 दारू के ठेके ना खुलवा देते, तो मैं मानता कि योगी जी सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए तो उत्तर प्रदेश का भला हो गया। क्या हो गया सबसे ज्यादा दिन आप मुख्यमंत्री रह लिए? ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात। आज भी आपको जी हुजूरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। आज भी आप उत्तर प्रदेश में अपनी 5 योजनाएं नहीं चला पाए और सबसे ज्यादा दिन आप मुख्यमंत्री रह लिए। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। ईश्वर भी देख रहा होगा तो मुस्कुरा के हंस रहा होगा कि भगवा पहन के भी तुम्हारे अंदर हिम्मत ना आई। भगवा पहन के एक मठ के महंत होके भी अपने गुरु से आशीर्वाद पाके अगर तुम सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, तब भी तुम में हिम्मत ना आई कि बगावत करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 5 स्कीम चला दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी मुख्यमंत्री जी। और दुर्भाग्य तो ये है कि गुरु गोरखनाथ भी इस बात को सुन के, देख के, महसूस करके उनकी आत्मा भी बहुत रो रही होगी और कह रही होगी कि कैसा शिष्य मेरे शिष्यों ने बनाया उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के मठ में कि वो उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं कर पाया। बहुत ही महत्वपूर्ण मठ है उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान रखने वाला मठ रहा है गोरखनाथ पीठ। लेकिन उसकी नाक अगर कटवाई किसी ने तो योगी आदित्यनाथ जी ने। बगावत ही तो करनी थी। क्या बगावत करनी थी? 5 स्कीम उत्तर प्रदेश की जनता के फायदे के लिए चलानी थी। क्या करना था? सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ना था? क्या करना था? अपने जीएसटी का पैसा अरे भाई का अरे पार्ट भाई लेना साहब, था। वो तो कहते हैं कि आपकी जब सरकार थी 12 से 70 तक सिर्फ माफिया राज करते थे, सब जगह सिर्फ गुंडों का शासन चलता था। उन्होंने माफियाओं से मुक्ति दिला दी। जब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए तो बता रहे थे, और कल एक पत्रकार बता रहे थे उनसे, मुख्यमंत्री आवास से सुनने में आया है कि महाराज जी जब हम अखबार में ड्यूटी करते थे तो रात को, चूंकि मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगती थी, मेरा परिवार बहुत डरा रहता था जब तक हम घर नहीं आते थे। अब आप जब से मुख्यमंत्री हो गए हैं तब से किसी को कोई डर नहीं है। तो उनका तो कहना है कि उन्होंने सुरक्षा दी है, माफिया राज से मुक्ति दी है, और देखिए आप कह रहे कोई भी हैं। सरकार हो, पाठक जी, पाठक जी, कोई भी सरकार हो वो अपनी बुराई कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? वो हर कोई अखिलेश यादव थोड़ी नहीं हो सकता है, हर कोई उनके जैसा मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं हो सकता है। आप बताओ और खाओ, इसी डिबेट में क्लियर करिए। जो बात मैं कोट करके कहने जा रहा हूं, इस बात पे हाँ और ना में आपकी स्वीकृति होनी पड़ेगी, होनी चाहिए, दर्शकों को पता होना चाहिए। आप सरकार से नहीं डरते हो, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जब हमारे नेता मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे और आप पत्रकार साथी लोग जब सवाल पूछते थे कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, तो हमारे नेता का क्या जवाब होता था? वो जवाब ये होता था, अब आपकी स्वीकृति मैं चाहूंगा कि हाँ उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए खराब है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पुलिस के तमाम सारी रिफॉर्मिंग पे लिए कोई काम नहीं किया गया। ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना उनके पास कोई व्यवस्था है, ना उनके पास आधुनिक वेपन्स हैं।
ना उनके पास साइकिल से गश्त करते थे। आपको पता होगा, आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति हो, कि 2 सिपाही साइकिल से गश्त करते थे रात-रात को। तब जब 12 से पहले की सरकार समाजवादियों की नहीं थी। हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने कैसे रिफॉर्म किया? क्या कभी हमारे नेता ने कहा 5 साल के कार्यकाल में? बताइए, जवाब दीजिए। कभी कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? आप जवाब दो मुझे। अगर पत्रकारों ने सवाल पूछा, जवाब दीजिए नहीं आप। आप नहीं आपकी सरकार ने 2012 से 17 तो नहीं, लेकिन 2007 में याद आता है कि उत्तर प्रदेश में दम है, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। एक बहुत बढ़िया, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो अमिताभ बच्चन आके एक फिल्म, बड़ा बहुत बढ़िया विज्ञापन चला था। नहीं, सवाल इसका है कि जो उनके आरोप थे माफियाओं के ऊपर कि हमने माफिया राज हटाया, तभी उनको दोबारा जनता ने मौका दिया। भाई कानून व्यवस्था किसने के माफिया मुद्दे राज पर, हटाए? अब वो दावा तो करते हैं कि हर चीज में हर जगह मुख्तार और अच्छा, का कब्जा होता था हर अच्छा, जगह। आप अपने मुकदमे हटा लो तो आप माफिया नहीं कहलाओगे? गजब बात है। आप भी क्या सवाल पूछते हो? मतलब आप और किसको अपने कह रहे हैं? विपक्षी पार्टियों देखिए, के, अरे जिसको आपने कह किस, रहे हैं आप भी समझ गए, आपके दर्शक भी समझ गए, उसमें बताना क्या? नहीं बताइए ना भाई, किसने मुकदमे अपने ऊपर हटवाए? एक है उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। अंग्रेजी में उनका नाम है केपी मौर्य, और उसका नया नामकरण मैंने किया है। उसका मतलब हुआ कृपा पात्र मौर्य। कृपा पात्र मौर्य ने अपने मुकदमे हटाए, नहीं हटाए? दूसरे हैं ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी, जिनको गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं, इसीलिए ठाकुर शब्द मैंने लगाया। मुझे कोई शौक नहीं है उनको कहने का, लेकिन उनको गर्व होता है तो मैं उनको गर्व महसूस कराना चाहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने मुकदमे वापस किए। तो क्या वो माफिया इसी तरह हटाए गए? और विपक्ष के आप जो, जिन पे मुकदमे थे, जिनको आप माफिया कह रहे हैं, जिन पे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो भाई गोली चलाई दीवार पे नहीं उन्होंने। बात बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहा हूं, उन्होंने गोली दीवार पे नहीं चला के माफिया बने थे। किसी दूसरे गैंग से लड़ाई थी उनकी। उस गैंग का नाम क्या है? कौन करवरिया था? कौन करवरिया था? कौन ब्रजेश सिंह था? नाम अरे लेने में ब्रजेश आप सिंह, लोग क्यों शर्माते हैं इतना अरे क्यों? ब्रजेश सिंह तो संत हो गए, आप क्या बात कर रहे हैं? फिर कोई ब्रजेश अगर सिंह तो भाई, साधु साधु बन जाए, 1 मिनट, कोई वो तो साधु बन जाए, हाई कोर्ट से जमानत पे बाहर हैं साहब। हाई कोर्ट से जमानत में नहीं, योगी आदित्यनाथ की जमानत से बाहर है। बेमतलब आप हाई नहीं कोर्ट नहीं को बदनाम कर रहे हैं। मनोज भाई, विजय सिंह एमएलसी बने थे, आपकी सरकार थी। देखो, एक बात जो मैं बात बता रहा हूँ, चुनाव लड़के हारना जीतना वो अपनी जगह बात है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी किसी पे नहीं है। मैं कह रहा हूं उनको जमानत योगी आदित्यनाथ ने दी, हाई कोर्ट ने नहीं दी। अब पूर्व तो एक की सरकारों में जमानत नहीं मिल आप गई तो थी। आप तो एक पूर्व की नई सरकार में बात। जमानत क्यों नहीं मिल गई थी? पूर्व की सरकार में जमानत क्यों नहीं मिल गई थी? जमानत मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं मिल गई थी? जमानत अतीक अहमद को क्यों नहीं मिल गई थी? जमानत और तमाम सारे माफियाओं को क्यों नहीं मिल गई थी? अगर आप माफिया ही कहना चाहते हैं। हमारे विधायक जो कुछ नहीं है, एक प्लाट का मसला था, वो भी बीजेपी द्वारा सड़ित करके उनकी विधायकी भी ले ली और आज तक जमानत नहीं हुई। एक ही मुद्दा था, हमारी पार्टी के एक नेता थे प्रजापति जी, पिछड़े समाज से आते थे, क्या हुआ? आज तक जमानत मिली क्या? क्या आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं? माफ करिएगा, मैं न्यायपालिका पे बहुत सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मुझे मालूम है कि जमानत योगी आदित्यनाथ ने दी है। इसीलिए क्योंकि अब सरकार दूसरे तरह की है, सर आप बड़ी वो बात कोई कह भी रहे कुछ हैं भी करा सकती है सरकार। कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजेश सिंह को जमानत योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली है। निश्चित तौर पे 100% सामंतवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, और जज साहब, माननीय उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, वहां किसी की हिम्मत नहीं। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। बिहार में एसआईआर जो हो रहा, जिस तरीके से वहां पे लोगों के वोटों को अस्थिर किया गया, बताइए जनहित का कितना बड़ा मुद्दा। अगर हमारी देश की उच्चतम न्यायपालिका उस पर कल आना है वर्डिक्ट, लेकिन मैं एक दिन पहले तक कह रहा हूं कि बिहार में तो जो खेला करना था, जो गड़बड़ी करनी थी, जो कुछ भी करना था XYZ रिव्यू के नाम पे, उसमें तो उन्होंने चीजें की हैं। अब तो जनता को फैसला लेना है, जनता कितने अरे परसेंट तेजस्वी यादव और मनोज इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाती है। मनोज रुक भाई जाइए, मैं उस, अपनी बात पूरी कर लूं। महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। लेकिन कोई न्यायपालिका ने इस सरकार को तात्कालिक रूप से नहीं रोका।
किसी न्यायपालिका ने नहीं रोका कि आप गलत कर रहे हो। आप क्यों अस्थिरता पैदा कर रहे हो? और चुनाव से 2 महीने पहले कौन सा रिव्यू होता है? कौन सा रिव्यू होता है? क्या समस्या है? मैंने तो एक नाम दिया है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम तुरंताचारी रखा है। मैंने तुरंताचारी है वो, उनको मैं टैग देता हूं, आचार्य तुरंताचारी, देश के प्रधानमंत्री। उनका हर फैसला तुरंत होता है, हर फैसला तुरंत होगा। जो विपक्ष को नुकसान पहुंचा सके, जो जनता के अधिकारों को खत्म कर सके, वो तुरंताचारी आचार्य जी तुरंत करेंगे। इतना याद रखिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये पाठक जी। हमारे आने वाली पीढ़ियां जब अपने तमाम सारे अधिकारों को लुटा हुआ पाएंगी और कहेंगे उस दौर में आप लोगों ने क्या किया, तो हो सकता है मैं बताने लायक बच्चों और आप पूछने लायक, बताने लायक बच्चों अपनी पीढ़ी से और नौजवानों से। उनके बारे में मैं सोचता हूं किस बिल में अपना मुंह घुसाएंगे, जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज स्कूल बंद हुए, हो सकता है बायस रूप से जो दलित पिछड़ों के गांव हैं, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के गांव हैं, जहां संख्या कम है, जहां गरीब लोग हैं, उन लोगों के आप स्कूल बंद कर रहे हो। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, इसी तरह कभी शिक्षा के महत्व को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी एजुकेशन को लेकर की गई थी। उनको भी स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए बैठा दिया गया था, कहा था इन बच्चों के साथ आप बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। पता नहीं कितने अंबेडकर, कितने आईएएस, कितने आईपीएस इन्हीं स्कूलों से बन के गए और बड़े हुए और दुनिया में नाम रोशन, भारत का नाम रोशन किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ज्यादा कुछ इस पर नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश की न्यायपालिका को झकझोर देने वाली बातों पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किस याचिका का इंतजार करते हो आप? किस अपील का इंतजार करते हो? कब सो मोटो लोगे? और अगर कोई जिनका नाम अभी लिया था, आप हमारी पार्टी की एक महिला नेत्री हैं, जब योगी आदित्यनाथ का उन्होंने बहिष्कार किया, सामने आ गई गाड़ी के, वही उसी स्कूल के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ कुछ धरना दिया। क्या हुआ पता है? हाई कोर्ट में बैठे उस कुलपति के एक मित्र ने, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे मुझे कोई जेल भेज दे, स्वतः संज्ञान ले लिया। कुलपति के मित्र ने, जो हाई कोर्ट के जज थे, स्वतः संज्ञान ले लिया और उन बच्चों को जेल जाना पड़ा। आप सोचो, 6-6 महीने उनकी जमानतें नहीं हुई। तो आप सत्ता के इशारे पे नाचोगे और विपक्ष के लोगों को कमजोर करोगे। ये प्रकृति भी नहीं माफ करेगी। पता नहीं कौन सा, हमारे गांव में एक कहावत है, भूकंप नहीं कहते हैं, गांव में हाला डोला कहते हैं। कौन सा हाला डोला आएगा कि ये पापी और ये दुराचारी इन सब का सत्यानाश करेगी ये प्रकृति और ईश्वर। इस बात का जनता भी बेसब्री से इंतजार करे। मेरी बात आपको एक पल के लिए बड़ी हो सकता है संवेदनहीन लगी हो, लेकिन रियलिटी यही है कि जब पाप बढ़ता है तो उसका नाश करने के लिए कोई ना कोई प्राकृतिक और ईश्वरीय आपदा आती जरूर है। केदारनाथ का धाम के बारे में आपको पता होगा। उस धार्मिक स्थल को तथाकथित लोगों ने हनीमून का अड्डा बना दिया था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे कुछ कहना नहीं है, कि आप जानो और आपकी अंतरात्मा और आपके दर्शकों की अंतरात्मा जाने। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो अन्याय करेगा वो अन्याय की राह ही जाएगा। न्याय हो सकता है मिलने में देर हो जाए, लेकिन न्याय मिल के रहेगा। जी, नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव ईश्वरीय अवतार है? ये बात आप मोदी जी से पूछो। हमारे नेता नहीं। एक साधारण इंसान है, साधारण इंसान है, वो ईश्वरीय अवतार नहीं है। वो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले, और समाजवादी विचारधारा अपने आप में एक पुण्य काम है। पुण्य काम समझते होंगे आप, तो ब्राह्मण परिवार से आते। पुण्य काम है समाजवादी विचारधारा, मतलब पुण्य काम, जो भेदभाव मिटाए, जो अमीरी गरीबी में विभेद मिटाए, जो ऊंच नीच के दायरे को खत्म करे, जो लोगों की दुखद स्थिति में भावनाओं को समझे, वही समाजवादी विचारधारा है। और मुझे गर्व है अपने नेता पर कि मेरे नेता इतने संवेदनशील है, इतना उनके अंदर दया है, इतना उनके अंदर लोगों के प्रति एक काम करने का साहस है कि वो कभी भी कहीं भी किसी की भी दुख तकलीफ को देखते हैं तो मदद करते हैं। बाकी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कहूंगा, नहीं वो प्रशंसा के उसमें आ जाएगी। आप समझदार पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, आपके दर्शक भी जानते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का हृदय किस तरह का हृदय। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए इस बात को कहते हुए, क्योंकि रियल में इतनी संवेदनाएं हर नेता के अंदर होनी चाहिए। मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इतना संवेदनशील सबको होना चाहिए कि आप गरीब की मदद कर सके, और गरीब के मुद्दों पे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, मदद करनी चाहिए।
चलिए मनोज जी, आपने आपके साथ बहुत सार्थक बातचीत हुई और तमाम चीज़ों पर आपने बड़ी मुखरता से अपनी बात रखी। ये भी बताया आपने कि ब्रिजेश सिंह को जमानत मिलने में किसकी भूमिका थी। तो दर्शकों को उम्मीद है ये बातचीत पसंद आएगी। फिर आपसे किसी और मुद्दे पे बातचीत होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।